देखिए हम लोग अब डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का डेरिवेशन करते हैं ना। आपसे स्कूल एग्जाम में भी पूछेगा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। तो देखो अपने को कुछ करना नहीं है, हमने दो गैसेस मान ली ए और बी। ए के मोल मान लिए N1 और बी के मोल मान लिए N2 और इसको क्या किया, ध्यान से देखो हमें अपन जो हम लोग एज्यूम किए हैं वो क्या किए हैं, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ। देखो एक कंटेनर है बड़ा सा, है ना, और इस कंटेनर में हमने क्या किया, गैस ए ले लिया और गैस बी ले लिया। ध्यान से देखना, इसका मोल N1 है, इसका मोल N2 है। इस गैस को इसके अंदर फिलअप कर दिया मैंने, इस गैस के अंदर इसके अंदर फिलअप कर दिया मैंने। तो इसका कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो कैपिटल भी है और इस कंटेनर के अंदर जो गैसियस मिक्सचर आए हैं उनका जो प्रेशर है वो P के बराबर है। तो आपको अच्छे से पता है इस गैसेस के अंदर जो मोल होगा वो कितना हो जाएगा, N1 मोल A का और N2 मोल किसका हो जाएगा, B का। तो अगर हम लोग गैसेस इक्वेशन से PV = nRT, आपको अच्छे से पता है PV = nRT से N की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो N1 + N2, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 और प्रेशर वॉल्यूम तो तुम्हें दिख ही रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग जरा ध्यान से कि अगर हम लोग अब मान लो गैसेस ए था तो ए का जो पार्शियल प्रेशर है मान लेते हैं, ए का जो इंडिविजुअल प्रेशर है उसको मान लेते हैं PA है और जो B है इसका जो है प्रेशर हम लोग मान लेते हैं PB है। तो ये थोड़ा जो लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा, ठीक है ना, ये जो है इरेज कर देता हूँ। ध्यान से देखिए इसको और एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, दैट करके चाहो ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। फिर अगले स्टेप में देखो क्या लिखते हैं, लेट, ठीक है, इंडिविजुअल प्रेशर इसका हम लोग लिखते हैं लेट इंडिविजुअल प्रेशर, है ना, ऑफ कैपिटल A इज P सफिक्स में मान लो A लिख देता हूं मैं एंड कैपिटल B गैस, ठीक है ना, H इसको मान लेता हूं सफिक्स में B लिख देता हूं मैं। ध्यान से देखते रहना। तो अगर मुझे सिर्फ इंडिविजुअल गैस का ही प्रेशर निकालना होगा और इसके लिए भी आइडियल गैस लगा दूं मैं, तो देखो क्या हो जाएगा PA × B। अब ऐसे देखो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि पहले हमने सिर्फ N1 गैस भरा, ठीक है ना, N2 वाला मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ। अगर मैं पूरा इसके अंदर सिर्फ N1 गैस भरता तो N1 गैस भी क्या करता, आपको अच्छे से पता है गैसेस जिस भी कंटेनर में जाती हैं उसके होल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो इसके अंदर भी देखो गैसेस के मोल रहते हैं तुम्हारे N1, ठीक है ना, गैसेस के मोल कितने होते हैं N1 और टोटल। अब देखो इसमें जो कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर का वॉल्यूम तो आपने बदला नहीं, वॉल्यूम तो V रहेगा। तो P जो है इसका जो वॉल्यूम है V रहेगा और प्रेशर आप मान लो थोड़ा कम हो जाएगा या ज्यादा जो भी होना हो। तो ये देखो क्या होगा, बड़ा कंटेनर है, अगर इससे ये बड़ा कंटेनर होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि गैसेस का मॉलिक्यूलर मोशन, ठीक है ना। आप देखो पहले क्या था, गैसेस इतनी दूर में खूब जल्दी कोलिजन हो रहा था, अब यहाँ क्या हुआ कि ढेर सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिए तो कोलिजन थोड़े कम हो जाएगा, यानी प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। तो उसे हम लोग बाद में भी देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो मान लीजिए हमने सिर्फ कंटेनर ए में जो आपका ये वाला कंटेनर था इसमें केवल गैस ए भरा, तो इसके मोल कितने N1, वॉल्यूम तो भी फिक्स ही रहेगा और प्रेशर कितना हो गया PA। तो अगर हम लोग सिर्फ इस कंडीशन में लगा दें तो PA × B, है ना, इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, अब इसके मोल आ जाएंगे N1 × क्या हो जाएगा RT, इसको मान लिया जाए इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही अब देखो ध्यान से, हम लोग अभी तक A भर रहे थे, अब मान लो मैं B भर दूं तो B का मोल कितना है, देखो N2, ठीक है ना। अब यहाँ जो गैस जाएगी उसका मोल कितना हो जाएगा N2 और जो गैसेस का प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा PV। सिमिलरली, ठीक है ना, इसके बाद हम लोग देखो जैसे A भरे थे वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर B भर दिया जाए तो PB × B इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो N2 × RT। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, टोटल प्रेशर एक्चुअली में है क्या, जितना प्रेशर मतलब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं PA + PB निकाल लें तो यही में टोटल प्रेशर अपने को दे सकता है। तो हम लोग जरा यही काम करते हैं, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक ना। तो ऊपर का थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं। ऐड करते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, ठीक है ना। देखना भी ध्यान से, कुछ चीजें कॉमन आएंगी और अपने को एक अच्छा सा एक्सप्रेशन मिलने वाला है, ठीक है ना। तो वैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिंग, ठीक है ना, एडिंग 2 and 3, 2 और 3 को जरा ऐड कर दो। तो 2 और 3 को अगर ऐड करोगे तो PAB, है ना, इधर से क्या हो जाएगा, देखो PB लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जुड़ेगा, यानी N1 RT और प्लस इधर से देखो क्या हो गया N2 RT, है ना। R गैस कांस्टेंट है, टेंपरेचर कांस्टेंट ही लिया आपने, तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। यहाँ से अगर तुम वॉल्यूम जो है कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, देखो PA और ये क्या हो गया तुम्हारा PB और वॉल्यूम आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, देखो N1, ये क्या हो गया N2 और ये क्या हो गया तुम्हारा RT। ध्यान से देखना इस इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं
ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। और एक इक्वेशन पहले भी बनाया था आपने, तो उसमें जरा लिख लीजिए PV इक्वल टू आपने ये निकाल रखा था N1 प्लस N2 और ये क्या था RT, ये था तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। इसको बोलना नहीं, इसका काम पड़ेगा। अब देखो जरा ध्यान से, हम लोग को मिल गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, खूब अच्छे से देखो। अब क्या किया जाए, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन सोचा जाए ताकि कुछ और अपने को चीजें मिल जाए। बताइए क्या ऐसा कुछ कर दिया जाए कि अपने को कुछ और चीजें समझ में आने लगी, भाई क्या क्या होने वाला है। तो अब देखो अगर हम लोग, ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन को, क्योंकि यहाँ से देखो वॉल्यूम तो कैंसिल हो ही जाएगा, कोई टेंशन है नहीं, तो हम लोग क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 से जरा डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ध्यान से देखना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखता हूं मैं, अब हम लोग ये अप्लाई करते हैं, अप्लाई, ध्यान में रखे रहो, अप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 को 1 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो जब 2 को 1 से आप डिवाइड करोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2 कौन सा है, PA इंटू V, और लेफ्ट हैंड साइड 1 का कौन सा देखो PB, ठीक है ना, और इक्वल टू देखो ध्यान से, इसका क्या है N1 RT, और इधर से देखो क्या है तुम्हारा N1 प्लस N2, और ये क्या है तुम्हारा देखो RT, VB कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखो जो PA है, ये देखो क्या हो गया, N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, और इनटू क्या हो गया देखो RT, ठीक है ना। बहुत अच्छे से शायद आपको क्लियर, और RT भी कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए जरा ध्यान से, PA डिवाइडेड बाई P, भाई RT भी कैंसिल हो गया। तो ये देखो क्या हो गया तुम्हारा, PA डिवाइडेड बाई कैपिटल P इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N2, है ना, N1 प्लस N2। और थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये देखो जो PA की वैल्यू है, ये क्या हो गई, N1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया, N1 प्लस N2, और इनटू क्या हो गया देखो तो P, और P आपको अच्छे से पता है, P क्या है, टोटल प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है, अब देखना ध्यान से, इसको हम लोग बोलते क्या है, आगे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। ये देखो मोल फ्रैक्शन है उस इंडिविजुअल गैस का, मोल फ्रैक्शन है इंडिविजुअल गैस का। मोल फ्रैक्शन कैसे मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लो कंटेनर में तुम्हारे पास गैस थी N1 और तुम्हारे पास कंटेनर में गैस था N2। अब मोल का फ्रैक्शन बताना है, तो मोल फ्रैक्शन को ऐसे काई से लिखते हैं। मुझे मान लो, मुझे मोल फ्रैक्शन बताना है गैस 1 का, तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, पार्ट याद करो। जैसे मैं बोलूं, मैथ्स थोड़ा पढ़ो, आपको मान लो मैं एक चॉकलेट दे दूं और बोलूं भाई ये चॉकलेट 2 बच्चे खाते हैं 2:3 के रेशियो में, है ना। मान लो 100 ग्राम की चॉकलेट है और मैं बोलूं बताइए ये दोनों चॉकलेट 2:3 के रेशियो में खाएंगे, तो एक कितनी चॉकलेट खाएगा। तो कैसे निकालते थे आप मैथ में, 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 ऐसे नहीं निकालते थे, और इनटू क्या कर देते थे 100। वही काम हमें यहाँ करना है फ्रैक्शन के लिए भी। तो हमारे पास जो गैसेस हैं उनके गैसेस के मोल आपको दे रखे कंटेनर में, N1 है और N2 है। तो अगर मुझे गैस 1 का मोल फ्रैक्शन बताना है तो क्या लिखूंगा मैं, 1 है ना, N1 डिवाइडेड बाई क्या करते हैं N1 प्लस N2। ये मोल फ्रैक्शन किसका हो गया, गैस 1 का। और ऐसे ही अगर इस कंटेनर के अंदर पूछूं मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ दूसरा गैस, मोल फ्रैक्शन को ऐसे काई से लिखते हैं ना, x लिखना है स्मॉल, उसकी टांगे थोड़ी खींच देंगे, इसको बोलते हैं काई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं CHI काई। तो मोल फ्रैक्शन अगर H2 लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, N2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया बोलो, N1 प्लस N2। तो समझ में आ गया होगा। अब इस टर्म को मैं यहाँ थोड़ा रिप्लेस मारता हूँ, तो गैस जो है अगर देखो ध्यान से, तो गैस अपने पास जो मानी है गैस को क्या माना आपने A, और जो गैस B है उसको आपने क्या माना है B। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A क्या हो जाएगा ये, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B क्या हो जाएगा ये। अब इधर थोड़ा इसको लाके इक्वेट किया जाए तो ये देखो क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ A दैट इज, है ना, इक्वल टू, ये देखो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इनटू क्या हो जाएगा P टोटल। P क्या था तुम्हारा, टोटल प्रेशर ये PA। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, है ना। सिमिलरली अगर मैं जैसे देखो, अगर हम लोग क्या करें, सिमिलरली कुछ चीजें मिटाऊंगा मैं इधर। सिमिलरली अब देखो हम लोग क्या करते हैं, 3 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। अगर हम लोग क्या करें, अब 3 को 1 से डिवाइड कर दें, तो 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो पार्शियल प्रेशर देखो B मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर B डिवाइडेड बाई टोटल P। ये क्या हो जाएगा देखो, N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। समझ में आ रहा होगा आपको। और ये किसका मोल फ्रैक्शन है बोलो, गैस 2 का। तो कुछ और इक्वेट कर दूं मैं इधर, तो अब देखो क्या हो गया तुम्हारा, है ना, इसको थोड़ा और इक्वेट कर दिया जाए तो ये देखो क्या हो गया, PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, और इनटू क्या हो गया P टोटल। ये किसका मोल फ्रैक्शन है, गैस B का। ये देखो क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू क्या हो गया P टोटल। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं, ठीक है ना, कि गैसेस का पार्शियल प्रेशर होता क्या है, ठीक है ना, तो अब इसका भी काम नहीं है, इसको भी रेज कर देता हूं मैं।
तो इन जनरल अगर मैं बोलूं कोई भी, अब जैसे आपने केवल 2 गैसेस लिया था, हो सकता है आपके पास बहुत सारी गैसेस होती, तो इन जनरल पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, अच्छे से याद रखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, ठीक ना, एनी गैस, ठीक ना, मिक्सचर, अच्छे से याद रख लेना, एनी गैस मिक्सचर हमेशा याद रखो, ये गैसेस कैसी होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग, ठीक ना, गैसेस कैसी होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग, इज गिवन बाय डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, इज गिवन बाय इससे हम लोग बताते हैं डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। और डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है ना, क्या है बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो यानी एनी कंपोनेंट को मैं आई से लिख दूं तो क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी टोटल। अच्छे से इस फार्मूले को आप याद रख रखिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट है ना, इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार वीडियो को रिवाइज करके यहाँ तक का डेरिवेशन जरूर से जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल को हिट करते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल के लिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखे रहिए। तो देखिए हम लोग अब डाल्टन्स लॉ के क्या लिमिटेशन है, डेरिवेशन तो कर ही दिया मैंने, तो लिमिटेशन भी आप जानते ही हैं कि मतलब हमेशा याद रखो ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए वैलिड है और बाकी के लिए वैलिड नहीं है। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, ये वैलिड नहीं होगा, यानी नॉट एप्लीकेबल NH3 + HCl, पूछे हुए क्वेश्चन इसलिए मैंने लिख दिए ये NO + O2 H2 + F2। ऐसा नहीं हाइड्रोजन फ्लोरीन मिलकर तुरंत हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बनेगा, कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी। ऐसे ही तुम्हारा देखो H2 + Cl2 है ना, तुरंत हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बनेगा, और ऐसे ही प्लस SO + Cl2 ये तुरंत थायोनील क्लोराइड नहीं बनता है। तो अच्छे से इसको याद रखो, ये एप्लीकेबल नहीं है किसके लिए, ऑप्शन इन्हीं में से अगर दिखेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दिमाग में बैठ गया होगा। अमोनिया + HCl, NO + O2 H2 + F2 H2 + Cl2 SO2 + Cl2। एक्चुअली में इन दोनों में अक्सर गलती करते हैं बच्चे, तुरंत HCl बना देंगे, लेकिन याद रखो ये रूम टेम्परेचर पे नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लगानी पड़ेगी, तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे हाइड्रोजन क्लोराइड भी तुरंत नहीं बन पाएगा। बच्चे सोचते हैं कि अभी जब बॉन्डिंग आप पढ़ोगे लगेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड है जल्दी से बन जाएगा, ऐसा लेकिन होता नहीं है, अच्छे से याद रखते रहिएगा। अब देखिए जो अगला टॉपिक है अपना, ये बड़ा अच्छा है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। मतलब अगर देखो ध्यान से कि कंटेनर में जब हमने ढेर सारी गैसेस मिक्स कर दी थी, तो अब उसी को मैं थोड़ा इक्वेट करके अच्छे से काटा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास, ठीक है ना भाई, बहुत सारी गैसेस थी, है ना, गैस 1 है प्लस मान लो देखो तुम्हारे पास गैस 2 है, एक और ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं हम लोग पास गैस 3 है। इसको सबको मिक्स किया और एक देखो बड़ा सा गैसियस मिक्सचर बनाया, ठीक है ना। ये है तुम्हारे पास गैसियस मिक्सचर, अच्छे से दिमाग में रखे रहना, ये है तुम्हारा गैसियस मिक्सचर। कंडीशन वही है भाई, ये आपस में नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, कंडीशन वही है, तभी हम लोग अपना रूल लगाएंगे डाल्टन, नहीं तो कुछ गड़बड़ होने वाला है, ठीक है ना। तो ये गैसेस क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से हमें क्या करना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाए, ये जो है ये हमें अच्छे से सीखना है। तो कैसे किया जाए, देखो जरा ध्यान से, मान लेता हूँ कि जो अपने पास गैस है, ठीक है ना, एक एक लिख दिया जाए। जैसे मान लेता हूँ जो गैस 1 है इसका मोल है तुम्हारे पास N1, ठीक है ना, एक एक लिख लिया जाए। जो गैस 1 है इसका जो है मोल है N1, और इस गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है M1, ठीक है ना। जो गैस 2 है इसका मोल है N2 और इसका मॉलिक्यूलर वेट है M2, ठीक है ना। जो गैस 3 है इसका मोल है N3 और इसका मॉलिक्यूलर वेट है तुम्हारा M3, ठीक है ना। तो और जो गैसेस अपने पास है, जो मिक्सचर बना हुआ है, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है तुम्हारा, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ कैपिटल M, ये लिख देता हूँ मैं मिक्सचर, ठीक है ना। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है जो है M मिक्सचर, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, अगर मान लो मुझे मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर का बताना है, और वो भी कौन सा बताना है, देखो एवरेज, तो ऐसे मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर ऐसे मैं एवरेज लिख दूं, ठीक है ना। या चाहूं तो मैं सिंपल सा एक साइन ऐसे बना देता हूं, सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं
मॉलिक्यूलर मास ऐसे मिक्सचर और ऐसे साइन बना हो तब भी समझ जाना है ना, ये एवरेज का सिंबल होता है ना, ऐसे स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, कहीं ऐसा लिखा है जिसका मतलब क्या होता है एवरेज, ठीक है। तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर एवरेज ऐसे भी लिख के कभी कभी पूछ लेते हैं। तो अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, ये जो सब्सटेंस है इसका मुझे एवरेज मॉलिक्यूलर मास बताना है, तो कैसे बताया जाए, ठीक है। तो क्या किया जाए, देखो जरा ध्यान से। अब एक्चुअली में ठीक है ना, अगर मान लो इस गैस का वेट मैं मान लेता हूँ W1, खूब अच्छे देखते रहना, और ये वाली जो गैस है इस गैस का वेट मैं मान लेता हूँ W2, और जो गैस 3 है इसका वेट मान लेता हूँ मैं W3। तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, अगर मैं मोल लिखूं तो मोल क्या होता है, गिवन वेट, ठीक ना, डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलर मास। तो यानी वेट ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, और ये क्या होता है तुम्हारा अच्छे से पता है, मोलर मास। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक ना, अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर बताना है तो मैं क्या करूं, देखो मिक्सचर का कितना, इस वाले फार्मूले से मिक्सचर का कितना एवरेज वेट है और डिवाइडेड बाय मिक्सचर का कितना मोलर मास एवरेज है, दोनों डिवाइड कर दूंगा, मोल पता चल जाएगा। तो इस चीज को हम लोग यहाँ से निकालते हैं जरा, कि कैसे हम लोग इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो हमारे पास गैस का मोल क्या है, N1, पहले गैस के लिए लगाऊं मैं, तो N1 इक्वल टू क्या हो गया, देखो तुम्हारा बोलो W1 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, M1। ऐसे अगर हम लोग N2 निकाल लें तो N2 देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा W2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, M2। ऐसे सिमिलरली अगर हम लोग N3 निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, W3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, M3। क्लियर हो रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करें, देखो जरा ध्यान से, अगर मान लो मॉलिक्यूलर वेट का मुझे एवरेज बताना है, ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग एवरेज वेट निकाल लें तो W1 देखो क्या हो जाएगा, N1 इंटू M1, देखते रहना ध्यान से। ऐसे ही अगर मैं W2 निकालूंगा, वेट ऑफ सेकंड गैस, तो ये क्या हो गया, N2 इंटू क्या हो जाएगा, M2। ऐसे अगर मैं वेट थर्ड गैस का निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो N3 इंटू क्या हो गया तुम्हारा, मॉलिक्यूलर वेट गैसियस थर्ड मिक्सचर का, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर का हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर का अगर हम लोग निकालेंगे, थोड़ा इधर इरेज कर दूं मैं, तो इसी वाले फार्मूले को देखो ध्यान से, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर है इसको मैंने आगे को लिख ही दिया है। तो इस वाले फार्मूले से अगर आप देखो जरा ध्यान से, इस वाले फार्मूले से अगर मैं मॉलिक्यूलर मास लिखूं तो आप देखो जरा ध्यान से, मॉलिक्यूलर मास जो होगा उसका फार्मूला देखो क्या हो जाएगा, उसका फार्मूला हो जाएगा कि कितना वेट है और डिवाइडेड बाय कितना मोल है, ठीक है ना। तो दैट इज करके हम लोग यहाँ से अगर मान लो मिक्सचर का लिखना है तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, देखो मिक्सचर, और यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, वेट ऑफ क्या लिख दूंगा मिक्सचर, और ये क्या लिखूंगा बोलो, मोल किसका, मिक्सचर का। बस ये फार्मूला अच्छे से याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। तो ये यानी हमें अगर मिलेगा तो आप देखो जरा ध्यान से, अगर मुझे अब मोलर मास बताना है, ठीक है, मोलर मास मिक्सचर का, ठीक है ना, और ये एवरेज ही है, टेंशन मत लीजिए, मोलर मास ऑफ मिक्सचर अगर मुझे बताना है, ठीक है ना। तो अब देखिए, या और इसी को मैं बोलूंगा, ये देखो मोलिकुलर मास, ठीक है ना, और कौन सा है देखो एवरेज, ठीक ना, और इसी को बोलेगा एवरेज मोलिकुलर मास, सब एक ही है, एवरेज मोलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ गैसेस सब एक ही है, एवरेज मोलिकुलर मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, ठीक ना, और गैसियस मिक्सचर जो भी आपसे पूछे ये सब एक ही चीज है। तो अब देखो कैसे निकलेगा ये मिक्सचर का गैसियस, ठीक है ना। तो बताइए सबका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द मिक्सचर। तो अब देखो वेट अगर मैं बोलूंगा तो वेट किसका किसका, गैस 1 का, प्लस वेट किसका किसका, गैस 2 का, प्लस वेट किसका, गैस 3 का, प्लस सो ऑन, ऐसे कुछ भी हो सकता है, और डिवाइडेड बाय देखो क्या फार्मूले में है आपका, टोटल मोल। तो टोटल मोल मतलब क्या हो गया, गैस 1 का मोल प्लस गैस 2 का मोल प्लस गैस 3 का मोल प्लस सो ऑन, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं सिंपल सा लिखता हूँ, मोलर मास जो मिक्सचर का होता है उसका जो एवरेज है, आप देखो फार्मूले से क्या मिल गया, N1 M1, ठीक है ना, प्लस क्या हो गया देखो N2 M2, प्लस क्या हो गया बोलो M3 M3, ठीक है ना, N3 M3, ठीक है ना, और पूरे का डिवीजन देखो ध्यान से, तो क्या हो गया N1 प्लस N2 और प्लस क्या हो गया N3, तीन गैसेस हैं तो ये फार्मूला, और बाकी बहुत सारी गैसेस हैं तो सब में सो ऑन का साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको मान लो, ठीक है ना, मैथमेटिकल मतलब समेशन रिप्रेजेंटेशन करूं, है ना, कभी कभी ऐसे ही पूछ सकता है नीट के पेपर में। तो मॉलिक्यूलर मास अगर तुमसे मिक्सचर का पूछे
कि मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास एवरेज कितना होगा, तो आपको अच्छे से पता है, सिग्मा लगा देते हैं आपको, है ना। और सिग्मा आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, और किसका मल्टीप्लिकेशन है, मोल और उसके ही मॉलिक्यूलर वेट का, यानी NiMi, और पूरे का डिवीजन देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा यहाँ लगा दिया जाए, I = 1 to n, और मोल क्या हो जाएगा, देखो I, मतलब I की वैल्यू 1 to n तक चली जाएगी। समझदार होंगे आप, सिग्मा रिप्रेजेंटेशन आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो सिग्मा कैसे लिखा हमने, देखो प्रोडक्ट का एडिशन है, तो प्रोडक्ट किसका किसका है, N1 और M1 का, मतलब मोल और मोलर मास का, तो मोल 1 और मोलर मास 1, ठीक है ना। I वेरी फ्रॉम 1 to n, I की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाइए, सब कुछ आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अगले पार्ट में इसका न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। तो देखो इसके क्वांटिटी सेक्शन में हम लोग फिर और देखते हैं, है ना। तो अब हमें मिक्सचर का देखो, आपको मैंने एवरेज मॉलिक्यूलर मास बता दिया। अब गैसियस मिक्सचर की एब्सोल्यूट डेंसिटी और गैसियस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी मतलब समझिए ना, गैसियस मिक्सचर की रिलेटिव डेंसिटी, हम लोग क्या बोल देंगे, वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर। ये दो टॉपिक और हम लोग कर लेते हैं, और एक न्यूमेरिकल भी है, ठीक ना। ये न्यूमेरिकल है आपका होमवर्क, घर पे ट्राई करिएगा, फिर हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, या हो सकता है सॉल्व भी कर लीजिए। तो चलिए देखिए ध्यान से, तेजी से पढ़िए। एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, तुम्हें देखो डेंसिटी का फार्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू, याद करिए, प्राइम मिनिस्टर रोते रहिए, ये फार्मूला था तुम्हारे पास। तो अगर मुझे डेंसिटी बताना है गैसियस मिक्सचर का, तो यहाँ लिख दूं मैं डेंसिटी किसका, मिक्सचर का। तो ये देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, अब P यानी क्या हो गया, गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर, याद करिए, ठीक है ना। और जो M है ये क्या हो गया, एवरेज मॉलिक्यूलर मास किसका हो गया, देखो मिक्सचर का। अभी आपने सीखा कैसे निकालते हैं। और R और T को आप जान ही रहे हैं, R है गैस कांस्टेंट और T क्या है, किस कंडीशन पे आपका वो कंटेनर रखा हुआ है। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ये हो गया तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फार्मूला क्या हो गया, P टोटल ऑफ जो है मिक्सचर इनटू मोलर एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय R इनटू क्या हो गया तुम्हारे पास T, ठीक है ना। तो अब यहाँ से कोई दिक्कत तो है नहीं, सब कुछ आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं पूछूंगी मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर बताओ कितना है, तो देखो मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर का पहले P टोटल का एक फार्मूला और लिख दिया जाए यहाँ से, कभी भी पूछता है। तो अगर आपसे P टोटल डेंसिटी दे दे मिक्सचर का, उसके बाद पूछे, तो P टोटल अगर यहाँ से पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो डेंसिटी किसका, मिक्सचर का, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय देखो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और इधर से मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कहीं ये क्वेश्चन आया हुआ कभी से, P टोटल ऑफ द मिक्सचर डेंसिटी मिक्सचर गिवन है तुम्हें, और ये क्या हो गया देखो R इनटू T, तो ये फार्मूला ये भी हो गया तुम्हारे पास, बात क्लियर हो रही होगी। अब वेयर मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर जो है ये देख लिया जाए, है ना, वेयर आपको अच्छे से पता है मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर का फार्मूला, चलो एक बार सब लोग याद हो जाएगा, क्या था, N1W1 प्लस क्या था बोलो, N2W2 प्लस क्या था तुम्हारा N3W3 डिवाइडेड बाय क्या था, टोटल मोल N1 प्लस N2 प्लस क्या हो गया N3। आई होप ये भी फार्मूला आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ये क्वेश्चन अभी ट्रेंड में है, ठीक है ना, तो इसलिए अभी इंपॉर्टेंट है, मतलब रिसेंटली आप देखेंगे तो अक्सर ये जेईई और नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो है तुम्हारा वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। सिंपल सा भाई, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से पता है, आपको वेपर डेंसिटी अगर देखिए ध्यान से, या मॉलिक्यूलर मास अगर देखो ध्यान से, मॉलिक्यूलर मास तुमने एवरेज निकाल लिया है मिक्सचर का, तो इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी होगी, किसकी होगी, देखो मिक्सचर की। तो अगर तुमसे मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा, तो वेपर डेंसिटी मिक्सचर का भी फार्मूला तुम्हें भी तब पता चल गया। तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बोलो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास एवरेज मिक्सचर का कितना है, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब रेफरेंस क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। और अगर रेफरेंस बदलेगा तो बस यही चीजें बदल दीजिएगा, आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन भी कर ही दूंगा, है ना, बहुत टाइम अपने पास। अच्छे से देखो क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज बाय मोल ऑफ NO2 इन अ मिक्सचर ऑफ, है ना, NO दो गैसेस हैं तुम्हारे पास, मिक्सचर देखो ध्यान से, मिक्सचर अपने को ये दोनों दे रखे हैं, और हैविंग एवरेज मोलर मास 34, ठीक है ना। बस इतने से अपना काम बन गया। देखो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ तो और अच्छे समझ में आएगा। कंटेनर बनाओ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन अभी नीट में रिसेंटली शायद आया था ये देखो आपके पास क्या है, और मेंस में भी आया है, तो ये याद रखो। कंटेनर में देखो NO2 है, बस गैसेस बदलेगा, उनके कंपोजिशन बदलेगा, और कंटेनर में NO गैस, दो ही गैस थी, एक NO2 था और एक था तुम्हारा NO गैसेस,
है ना, ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी। अगर ऐसा बोले ना कि इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास इतना है, तो तुम्हें ये देखो ध्यान से दे रखा है मॉलिक्यूलर मास इस पूरे गैसेस मिक्सचर का जो एवरेज है वो कितना है 34 के बराबर, ठीक है ना, ये तुम्हें गिवन है। अब ये अगर गिवन है ना तो ये अंडरस्टूड हो गया कि ये गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं। अब तुम्हें क्या करना है, इनकी परसेंटेज बतानी है। तो परसेंटेज मतलब यानी टोटल कितना हो गया 100, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है ना, कि इसका जो परसेंटेज वेट है वो मान लेता हूँ कितने के बराबर है, x के बराबर है, मतलब इसका x परसेंटेज है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x। तो अब मैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर का अगर फार्मूला लिख दूं, याद करो, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर का फार्मूला अगर लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, देखो n1 इंटू क्या हो गया W1 और प्लस क्या हो जाएगा, देखो n2 इंटू W2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, देखो n1 प्लस n2 के बराबर। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं भाई किसके परसेंटेज कितने हैं, चाहे परसेंटेज मान लो चाहे मोल परसेंटेज मान लो। मोल ही दे रखा है तो मोल मान लो, वेट कैपिटल मानो मत। तो मान लेते हैं ऐसा, मैं पहले 100 माइनस ये जो है x मैंने जो माना है ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये इसके मोल है। तो अब देखो क्या हो गया फार्मूले से अगर मैं यहाँ लिखूं तो मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर का कितना दे रखा है, देखो 34। तो मोल देखो किसका हम लोग लिखेंगे पहले NO2 का मोल, है ना, इनटू देखो क्या करेंगे इसका वेट कितना है, ध्यान देखते रहना, इसका वेट जो है कितना, इसका उल्टा मैंने लिख दिया था n1 और क्या था देखो m1 था ना मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी ये क्या था देखो n1 m1 और प्लस n2 m2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका, देखो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट किसका हो गया, देखो NO2 का और प्लस देखो ध्यान से n2 कितना हो गया 100 माइनस n और मॉलिक्यूलर वेट बोलो किसका, तो मॉलिक्यूलर वेट दूसरी वाली गैस कौन सी है तुम्हारे पास, दूसरी वाली गैस है NO और पूरे का डिवीजन बोलो क्या हो गया, तो पूरे का डिवीजन क्या हो गया, मोल किसका देखो NO2 का और मोल किसका बोलो NO का। समझ में आ गया होगा, ये फार्मूला थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने लिख दिया था। तो मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर यहाँ मैंने लिखा है, ये देखो। तो मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर आपने जब निकाला था तो आपको देखो क्या मिला था, ठीक है ना, ये फार्मूला अपने को मिल गया था, ठीक है ना। यहाँ से भी थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, ये देखो क्या था अपने पास M1 और ये क्या था तुम्हारे पास M2 और ये क्या था तुम्हारे पास M3 ना, ये तो W1 W2 W3 का एवरेज था, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से ध्यान से ये हो गया क्लियर अपने को। अब सारा फार्मूला रख के यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। तो 34 इक्वल टू देखो क्या हो गया, अब इसका मोलर मास निकाल लो। तो नाइट्रोजन का कितना है 14 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, ऐड कर दो कितना हो गया तुम्हारा 46। यानी अब देखो इसका मोल तुमने माना है n, तो 46n, ठीक है ना, 46n प्लस, अब देखो क्या हो जाएगा 100 माइनस n 46n प्लस ये क्या हो गया देखो 100 माइनस n और मॉलिक्यूलर मास NO का भी निकाल लो। तो NO का कितना हो गया, नाइट्रोजन का 14 ऑक्सीजन का 16, ऐड कर दो तो ये 6 4 10 और ये कितना हो गया तुम्हारा 30। तो इनटू कितना हो गया देखो 30 और पूरे का डिवीजन। अब देखो n माइनस 100 माइनस n जो भी आप देखो इसको आपने n माना है, इसको थोड़ा n लिख दिया जाए क्योंकि मोल परसेंटेज अच्छा रहेगा। तो ये देखो क्या हो गया तुम्हारा 100 के बराबर, दोनों जोड़ दो कितना हो गया 100 के बराबर, सॉल्व कर लोगे n की वैल्यू मिल जाएगी, n मिल गया जिसकी परसेंटेज और उसमें घटा दोगे तो उसकी परसेंटेज, तो ये आ जाएगा n आ जाएगा तुम्हारा, ठीक ना, मतलब NO2 की परसेंटेज आ जाएगी 25%, ठीक है ना। यानी n ये परसेंटेज किसका है देखो NO2 का परसेंटेज है और जो है परसेंटेज जो NO का है वो कितना हो जाएगा 75%। तो आई होप ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक के लेक्चर को अच्छे से देखिए, वीडियो को अच्छे से रिवाइंड कर करके और होमवर्क बनाते रहिए। थैंक यू।